चलिए अब खबरों पर तफसील से बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैराथन बैठकें हैं। सुबह 10:30 बजे सीएम टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वैक्सीनेशन और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की 2 और अहम बैठकें हैं। पहले लोक भवन में दोपहर 12 बजे वो कैबिनेट बैठक करेंगे और फिर दूसरी बैठक 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की। और इन दोनों बैठकों में लंबे वक्त के बाद मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री वर्चुअली नहीं बल्कि खुद मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सभी राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी मौजूद रहेंगे। तो पहले कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। पहले कैबिनेट मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे और ये सब वर्चुअल बैठकें नहीं होंगी, मंत्रीगण साक्षात मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज की वेबसाइट की खबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और पीएम ने एबीपी वेबसाइट पर प्रकाशित हुई यूपी सरकार की उस स्कीम की तारीफ की है जिसमें राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए एक खास सेवा जारी की गई है। एक हेल्पलाइन नंबर उनकी खास सेवा में जारी किया गया है और कोई भी बुजुर्ग फोन करके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक जैसे किसी भी प्रकार की समस्या को साझा कर सकता है। सेवा में लगी टीम उन समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि आपके सर्वसमावेशी मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से ही प्रेरणा लेकर यूपी सरकार अपने प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को प्रोजेक्ट एल्डर लाइन के माध्यम से सहयोग, भावनात्मक देखभाल और समर्थन देने का काम कर रही है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आपकी आत्मीय प्रशंसा हेतु आपका हार्दिक आभार। लखनऊ से अब खबर। प्रदेश में आज से गरीबों का भी वैक्सीनेशन होगा जिसमें रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, सभी को टीका लगेगा। तो एक और वृहद अभियान और इसमें गरीबों के लिए, ठेला चालकों के लिए, ई रिक्शा चालकों के लिए, रिक्शा चालकों के लिए एक वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी आज से। पूरे प्रदेश में ये विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा क्योंकि इन लोगों के संपर्क में रोजाना हजारों लोग आते हैं, लिहाजा इनका वैक्सीनेटेड होना आवश्यक है, इनको वैक्सीन लगना जरूरी है और आज से ये अभियान प्रदेश में चलेगा। कैसे चलेगा ये अभियान, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन जिसका होना बहुत अनिवार्य है वैक्सीनेशन के दौरान, क्या ये लोग इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं और इसका जवाब तलाशने के लिए हम रुख करेंगे अनुभव शुक्ला का। अनुभव, ये जरूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो कोविन पोर्टल पर, यह आवश्यक है और तब जाकर आपका टीकाकरण होता है। लेकिन जिस तबके को अब टीका लगाया जा रहा है बहुत जरूरी नहीं है कि उसको इंटरनेट ऑपरेशन आता हो या कोविन पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन कर पाए। तो फिर कैसे इसका पूरा डेटा सरकार रखेगी और कैसे इनका टीकाकरण का अभियान आगे बढ़ेगा? देखिए, इस वक्त पूरे देश में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। इस पूरे महीने में जून की अगर बात करें तो 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है और उस पर सरकार आगे बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि हर दिन 4 लाख, 4.25 लाख, 4 लाख 10,000 इस तरह से वैक्सीनेशन यूपी में हो रहा है। और अब देखिए, पहले अलग अलग सेगमेंट को जो है अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, फिर अलग अलग सेगमेंट बनाया गया, यानी 12 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए स्पेशल बूथ बनाए गए, फिर महिलाओं के लिए बूथ बनाए गए। और अब सरकार ने ये तय किया है कि आज से पूरे प्रदेश में चाहे वो रिक्शे वाले हों, ठेले वाले हों, खोमचे वाले हों, ऑटो ड्राइवर्स हों, कैब ड्राइवर्स हों, ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी क्योंकि ये दूसरों के संपर्क में ज़्यादा आते हैं और इसके लिए भी अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे ज़िलों में भी। तो इसके लिए जो डाटा है, चाहे आरटीओ के यहाँ से आप कहिए तो वहाँ पर कितने ऑटो चलते हैं, उनका सबका परमिट है, उनके बारे में जानकारी है, ऐसे लोगों को ले जाया जाएगा और उनका वहीं पर कोविन पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा और उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके पीछे मकसद ये है कि जो लोग दूसरों के संपर्क में सबसे ज़्यादा आते हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए ताकि
जब ये अगर किसी मान लीजिए पैसेंजर को लेकर जाते भी हैं तो दोनों लोग सुरक्षित रहें, और इसी के मकसद से पूरे 75 जिलों में 2-2 बूथ विशेष तौर से इनके लिए बनाए गए हैं। इनको चिन्हित किया गया है पहले से ही, क्योंकि सबका जो डाटा है वो सरकार के पास है। कितने ठेले वाले हैं, कितने खोमचे वाले हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उन सभी लोगों की डिटेल है सरकार के पास, और उसी डिटेल के आधार पर ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है ये आज से शुरू किया जा रहा है। अनुभव, ये फिर भी बड़ी चुनौती होगी बेशक, और कोई आवश्यक नहीं कि एकदम सभी लोग 100% रजिस्ट्रेशन हुआ हो ठेले या खोमचे वालों का, और अगर ये चुनौती सरकार फेस करने जा रही है तो बेशक ये बड़ी बात होगी। आगे बढ़ेंगे हम। लखनऊ से बड़ी खबर है, केजीएमयू में आज से ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी। मरीजों को ऑनलाइन या कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट में नॉन कोविड पेशेंट यानी जिन्हें कोरोना नहीं है वो भी केजीएमयू में जाकर चिकित्सीय सलाह, चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक बड़े गैप के बाद, दूसरी लहर में ये सेवा स्थगित रही, अब एक बड़े गैप के बाद बहुत ही बड़े चिकित्सा संस्थान में उत्तर प्रदेश के ओपीडी सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। सीतापुर में 11 साल के बच्चे शी साड़ी और स्कर्ट पहनकर बताया जा रहा है कि गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्री अपने दादा दादी के साथ सीएचसी रामकोट में पहुंची थी, जहां पर उन्हें वैक्सीन लगनी थी, लेकिन वैक्सीन के लिए पूरे 10 लोग नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें वैक्सीन नहीं लग सकी। और इसी के बाद श्री ने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की ठान ली और वो जागरूक कर रहे हैं। आइए मौसम की बात करते हैं। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून बारिश से किसानों को राहत की उम्मीद है। तापमान में गिरावट से गर्मी से निजात मिलेगी। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून बारिश से किसानों को राहत की उम्मीद है। यूपी में मानसून तय समय से पहले ही पहुंच चुका है और आलम यह है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं मकान गिर गए, कहीं फसल बर्बाद हो गई, कहीं नालियां जाम हो गई, कहीं घरों में गंदा पानी घुस गया। आपकी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमें मिली हैं, और ये तस्वीरें बारिश की जो आफत है और जिसकी वजह से जो जन समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसकी कहानी कह रही हैं। तस्वीरें बहराइच, वाराणसी, अमेठी, पीलीभीत, सोनभद्र, श्रावस्ती, गोंडा, कुशीनगर और वाराणसी की। और अब सीधा रुख करते हैं नीतीश पांडे का। वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, मौसम विभाग का अनुमान ऐसा ही था, लेकिन अभी मौसम कैसा बना हुआ है? क्या अलर्ट है आज के लिए, पूर्वांचल के लिए, वाराणसी के लिए, बताएं। राजीव जी, अगर बात करें तो बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी और लोगों को आज भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अभी की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। आसमान में बादल घिरे हुए हैं, कहीं भी धूप का पता नहीं है, हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। और सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि बनारस के आसपास के जो जनपद हैं, हर जगह इस तरह की बारिश का अनुमान लगाया गया है कि आज बारिश होगी और बारिश तेज हवाओं के साथ होगी। जो ये बारिश है उसे मानसून, प्री मानसून को एक कहे कि उसकी आहट है और उसे लेकर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में खेती और किसानी को ये बारिश राहत दे सकती है। लेकिन अगर बात करें तो नगर निगम की तैयारियां किस तरह की हैं? नगर निगम की तैयारियां दावों पर अगर गौर करें तो नगर निगम की तैयारियां जमीन पर पूरे तौर पर हैं। यहाँ पर नालों की सफाई की जा चुकी है, यहाँ पर व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा चुकी हैं, लेकिन हकीकत में बारिश जल जमाव को कहीं ना कहीं दावत देती है और उसके बाद आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भी बारिश हुई और आज भी जिस तरह से हालात हैं उससे जल जमाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही नगर निगम जो यहाँ के पुरातन मकान हैं, जो यहाँ पे ऐसे मकान हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके ध्वस्तीकरण का अभियान भी चला रही है। तो लोगों को सुरक्षित करने के प्रशासनिक प्रयास जारी हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जल जमाव से अभी फिलहाल लोगों को जल भराव की समस्याएं हैं, तमाम दूसरी तरह की परेशानियां हैं, लेकिन राहत भी है, वो गर्मी से राहत है। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो बिहार से सटे हुए जिले हैं वहां पर अब बारिश होगी और
और ये बारिश जो होगी ये मानसून की बारिश होगी और मौसम बदला बदला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की ही खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही वाराणसी में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्री मानसून से गोरखपुर में किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। किसान सब्जियां खराब होने की वजह से परेशान है। धान के बीज पड़ने से 10 से 15 दिन के बाद बारिश की जरूरत है, लेकिन पहले बारिश से बीज खराब होने की आशंका है। कुशीनगर में भी रविवार सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। इसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए। बारिश की वजह से खेतों में लहराने लगी गन्ने की फसल। सोनभद्र में भी मानसून की दस्तक के साथ ही जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोनभद्र से होकर मानसून के आगे बढ़ने की आशंका जताई। 48 घंटे में पूर्वांचल में मानसून पहुंचने का अलर्ट जारी किया गया है। आजमगढ़ में प्री मानसून से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं लोग इसको लेकर परेशान भी हो रहे हैं। जिले में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका से लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मिर्जापुर में ट्रेन की चपेट में आने से वीरू नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा थाना चुनार इलाके का है। सूचना पाकर चुनार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बस्ती में ओवरब्रिज के पास भीषण हादसा हो गया। यहां एक लग्जरी कार और ऑटो की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों के साथ कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन घायलों को सड़क पर तड़पता देख किसी ने उनकी मदद नहीं की। बाद में पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। गाजीपुर में प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे पड़ोसी युवक को प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ गोली मार दी और गोली मारकर भाग रहे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसको बुरी तरह से पीटा गया और किसी तरह पुलिस ने आरोपी को इस भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल में पहुंचाया। देवरिया में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोवर्धन राजभर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। गोंडा में किशोरी पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने और चाकू से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम विशाल यादव है और एक तरफा प्यार में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बलरामपुर में आईजी राकेश सिंह ने पुलिस लाइन में ओपन जिम का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में जिम की सुविधा होने से पुलिसकर्मी फिट रहेंगे, उनकी दक्षता और बढ़ेगी। चंदौली के महारोड़ा ग्राम प्रधान के पति पंकज सिंह के 13वें संस्कार में शेर सिंह राणा शामिल हुए। यहां पर उन्होंने जल्द से जल्द पंकज सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। और आपको बता दें कि शेर सिंह राणा फूलन देवी हत्याकांड के बाद चर्चा में आए थे। तो पूर्वांचल की खबरें आपने देखी सुपरफास्ट अंदाज में। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है, पंचायत उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। शनिवार को खाली पड़े पदों के लिए वोटिंग हुई थी। प्रदेश में कुल 8,321 पोलिंग स्टेशन पर वोट पड़े थे। कुल 64.74% मतदान हुआ था और आज इस मतदान का आज परिणाम सामने आएगा। कुल 8,321 पोलिंग बूथ थे। मतदान का फीसद 64% से ज्यादा था। अच्छा मतदान हुआ था। और अब खबर अयोध्या से। मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आखिरी दिन है आज। 2 दिवसीय ये बैठक और आखिरी दिन है आज। ट्रस्ट के सभी सदस्य L&T, टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स इस बैठक में शामिल होंगे। राम मंदिर नींव की 5 लेयर तैयार हो चुकी हैं और आज 3 बजे से शाम को 5 बजे तक सर्किट हाउस में एक बैठक होने वाली है। ये बैठक कल भी चली थी और आज भी चलेगी। नींव की भराई को खत्म करने की जो तारीख है उसका ऐलान भी हो सकता है। संभावना है कि ऐलान कर दिया जाए। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच विपक्ष ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बड़ा आरोप लगाया है। इसमें जमीन खरीद को लेकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं। आरोप वाकई बहुत गंभीर है। क्या विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर अब ट्रस्ट नहीं रह गया। आखिर मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। एक तरफ राम मंदिर निर्माण के लिए जोर शोर से काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों और महासचिव पर गंभीर आरोप का शोर सुनाई दे रहा है और ये आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों ने लगाए हैं। इनके मुताबिक एक जमीन की खरीद में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। विपक्ष के आरोपों में कहा गया है कि अयोध्या में जमीन की गाटा संख्या 243, 244 और 246, जिसकी कीमत 5,79,84,000 रुपये, उसे पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। फिर कुछ मिनटों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यही नहीं, 17 करोड़ रुपए RTGS भी कर दिए गए। अब विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराए जाने की मांग कर रही है। ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5,80,00,000 है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए RTGS कर दिया। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। भगवान राम के मंदिर के नाम पर करोड़ों का जमीन घोटाला किया गया। पूरे देश के राम भक्त, पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सरकार संरक्षण में आहत हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय विपक्ष को आरोपों को साबित करने की चुनौती दे रहे हैं। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए। वहीं अयोध्या से जुड़े तमाम संतों ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो लोग पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए। देखिए, पहले तो इस प्रकार का संभव नहीं है कि रामलला के लिए ट्रस्ट जो बना है वो इस प्रकार का कोई भी घोटाला करेगा। इस पर तो जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं उन पर यह आरोप लगाना गलत है। पहले जांच होना चाहिए। बहरहाल मामला गंभीर है और विपक्ष के आरोपों का सच क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। ABP गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बड़े आरोप लगाए। संजय सिंह ने इस जमीन के सौदे में स्टाम्प खरीद में भी एक गड़बड़ी का आरोप लगाया है और क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है आपको सुनाते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में मिलने वाले चंदे की रकम के बंदरबाट का आरोप आज आम आदमी पार्टी ने लगाया है। बात करेंगे राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि इस पैसे से बंदरबाट किया गया है, महंगी जमीनें खरीदी गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक जी से एक जमीन खरीदी गई, गाटा संख्या 243, 44 और 46, और इस जमीन की मालियत है 5,80,00,000 रुपए। ये जमीन खरीदी गई 2 करोड़ रुपए में। जमीन जिन लोगों ने खरीदी उनका नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। जो लोग इस केस में गवाह बने उनका नाम है अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। ये ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं जो कि मेयर हैं अयोध्या के, और ये अनिल मिश्रा जी हैं जो ट्रस्ट के मेंबर हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, यही जमीन जो शाम को 7:10 पे खरीदी गई, शाम को 7:10 पे, और यही जमीन 5 मिनट के बाद, उसका भी टाइम मैं आपको दिखा देता हूं, 5 मिनट के बाद 7:15 पे यही जमीन 7:15 पे ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई। पूरी दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड
जमीन महंगे होते हुए सुना है क्या आपने? साफ तौर पर संजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है, बंदरबाट हुई है उस पैसे की जो लोग राम मंदिर बनाने के नाम पर देश भर से चंदे के तौर पर दे रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दोनों ही प्रदेशों ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास है। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आज मुख्यमंत्री योगी की मैराथन बैठकें हैं। सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में वैक्सीनेशन और तीसरी लहर से जुड़ी तैयारियों पर वो चर्चा कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक में वो शामिल होंगे और फिर दोपहर 12:30 बजे उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। इसके अलावा प्रदेश में आज से गरीबों के लिए वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। रिक्शा चालक, ऑटो चालक, ठेले वाले और खोमचे वालों के लिए आज टीकाकरण अभियान चलेगा। ये विशेष अभियान पूरे प्रदेश में से चलाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आज आखिरी दिन है। ट्रस्ट के सदस्य, L&T, टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स इस बैठक में शामिल होंगे। राम मंदिर नींव की 5 लेयर्स इसमें तैयार हो चुकी हैं। आज 3 बजे से 5 बजे तक सर्किट हाउस में इसकी बैठक होगी। नींव की भराई को खत्म करने की तारीख की घोषणा भी आज संभव है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या रहेगा खास? आज दिल्ली से ही हल्द्वानी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। हल्द्वानी में इंदिरा हृदय की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि बाद में फिर वो दिल्ली लौटेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले थे। वो मुलाकात अब 15 जून को होगी। सुबह 7:45 पर वो गौलापार हेलीपैड पहुंचेंगे। हल्द्वानी 8 बजे पहुंचेंगे और इंदिरा हृदय के निधन के बाद से उनके आवास पर 8:45 पर पहुंचेंगे। फिर वहां कुछ देर रुकेंगे, श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करेंगे और दिल्ली के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां पर भी बारिश की आशंका है।